वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा कि थंबनेल पर आप लोगों ने देखकर समझ चुके होंगे कि यह जो आपका क्लास है वह बीएचयू बीएड 2022 का जो प्रीवियस पेपर है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बीएचयू बीएड अब सीयूटी के अंतर्गत आपका आता है, जिसका कोर्स कोड पीजीक्यूपी 74 है। तो आज हम लोग पीजीक्यूपी 74 के पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप बताना चाहेंगे कि पार्ट 74 में यानी पीजीक्यूपी 74 में जो पार्ट ए होता है 74 में जितने भी कोर्स आते हैं, चाहे वो आपका लैंग्वेज हो, बीएड लैंग्वेज हो, बीएचयू बीएड लैंग्वेज, या फिर आपका बीएचयू बीएड सोशल, या फिर बीएचयू बीएड साइंस, या फिर बीएचयू बीएड मैथ, सभी का पार्ट ए जो होता है आपका एक समान होता है। तो उसका हमने एक वीडियो बना दिया हुआ है, उसे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पार्ट बी से शुरुआत करेंगे। जो पार्ट बी आपका 26 क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होता है, और यहाँ से हम अपनी जो क्वेश्चन है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका नेचर क्या है, लेवल क्या है, और उसका सही आंसर क्या होगा। ये बेसिकली मेरा यहाँ पर मोटो होने वाला है आप लोग को यह वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही उसके पहले आप लोग बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट बीएचयू बीएड सोशल साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो पेड कोर्स है वो आप लोग की चलाई जाती है। पेड कोर्स में जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं होगा। आपको दिए गए नंबर पे, यानी एक नंबर आप लोग को शो कर रहा है, उस पर आपको करना क्या है कि आप लोग को मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज यानी कि व्हाट्सएप करना है, जहां पे आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से अपने इस सेशन को। ओके, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 आपका दिया हुआ है। यहाँ पर मैं एक एक करके सभी को समझाते हुए चलूंगा आप लोगों को, कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। बेसिकली आपके जो अब एनटी एग्जामिनेशन ले रहा है वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। ए आर टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी असर्शन और रीजन से संबंधित। वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। यानी कि नीचे दो कथन दिए रहेंगे, जिसमें आपका असर्शन यानी अभिकथन होता है, और रीजन मतलब आपका कारण, यानी कि आपका अभिकथन और आपका कारण दिया रहेगा, जिसमें आपको अभिकथन ए और आपका कारण आर दिया रहेगा। इसमें आप असर्शन ए बोल रहा है कि पाश्चरीकरण, पाश्चराइजेशन वाज अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन इंश्योरिंग माइक्रोबायल सेफ्टी टू फूड। यानी कि पाश्चरीकरण खाद्य पदार्थ की रोगाणुवीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। रीजन यहाँ पे आर दे रहा है, कैनिंग इज अ सिंपल फूड प्रोसेसिंग मेथड टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। यानी कि डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ में विकृति की रोकथाम की एक साधारण खाद्य प्रसंस्करण विधि है। अभी बताना है कि उपयुक्त जो आपका कथन दिया गया, इन द लाइन ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि यहाँ पर जो बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वह ए की सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बोथ ए आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का, वह ये सही होगा कि ए और आर जो है वो आप बिल्कुल ही सत्य हैं, और आर जो है वो ए की यहाँ पे क्या कर रहा है, व्याख्या बिल्कुल ही कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 दिया हुआ है। देखिए 27 यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, इसे मैं थोड़ा सा और भी जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग को और क्लियर यहाँ पर शो करे। ठीक है, जूम करने पे ये कट जा रहा है, मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूं। दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट टू एक्सिलरेट केमिकल रिएक्शन इन फूड। ये सभी के सभी आपके होम साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपके होम साइंस के क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। हमारे यहाँ होम साइंस की क्लासेस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शुरू की जा रही हैं, जो कि पेड कोर्स में है। आपको बिल्कुल ही टॉपिक वाइज जो सिलेबस आपका उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पर पेड कोर्स में क्लासेस कराई जाने। तो पेड कोर्स में ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो यहाँ पे दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट टू एक्सिलरेट केमिकल रिएक्शन इन फूड। यानी कि खाद्य पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया को त्वरित करने में निम्नलिखित में से कौन जैविकीय उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एक्सपोजर
टू लाइट। एक्सपोजर टू लाइट का मतलब होता है आप लोग का कि प्रकाश में उद्भादन या फिर मॉइस्चर यानी कि आपका नमी यहाँ पे, और उसके बाद पेस्टिसाइड यानी कि पीड़कनाशी यानी कि जिसको हम लोग पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, यहाँ पे इंजाइम्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा ये आपको बताना है। तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी एंजाइम्स यहाँ पे सही आंसर आपका है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का दिया हुआ है 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन काउंटरैक्ट बोथ येलोनेस एंड ग्रेनेस ऑफ फैब्रिक आफ्टर रिपीटेड वॉश। ये सभी जो क्वेश्चन अभी आप लोग को देख रहे हैं ये आपके होम साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि यह आपका इसका मतलब हुआ कि निम्नलिखित में से कौन कपड़े की बारंबार धुलाई करने पर पीलापन और धूसरपन दोनों प्रतिकरण यानी कि काउंटर एक्ट कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रामेरिन ब्लू यानी कि अल्ट्रामेरिन ब्लू, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट, या फिर ऑप्शन नंबर सी जेलेटिन, या ऑप्शन नंबर डी बोराक्स। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 में वो आपका बी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्टिकल फ्लोरेसेंट ब्राइटनिंग एजेंट्स यानी कि प्रकाशीय प्रतिदीप्तिशील प्रभाषक कर्मक। ये बहुत ही शुद्ध हिंदी आपको दिया गया है, अगर शुद्ध हिंदी देखेंगे तो आप लोग के लिए बहुत कठिन हो जाएगा, इसको समझना है तो आप लोग इंग्लिश पर ज्यादा प्रेफर करिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टिपिंग एजेंट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टोपिको, यानी कि निम्नलिखित से किस संगणक कर्मक को टोपियोका से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिलेटिन, बोरक्स, स्टार्च, या फिर आपका गम एकासिया यानी कि बबूल का जो गोंद होता है। अब यहाँ 29 का जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, यानी स्टार्च आपका यहाँ पर सही होगा यानी। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 30। आप लोग क्वेश्चन समझते रहिएगा और आंसर इसको मैं बताता जा रहा हूं। देखिए केवल मैं आप लोग क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूं कि इसकी प्रकृति क्या है, इसका लेवल क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जब मैं इसको एक्सप्लेनेशन में आप लोग को अलग वीडियो में टॉपिक वाइज में आप लोग को कराने वाला हूं। अभी केवल क्वेश्चन आप लोग आंसर देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रोस्फियर, थर्मोस्फियर, या फिर मेसोस्फियर। ठीक है, अभी मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा समझाता हूं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम रहता है। तो यहाँ पे जो आपको क्रम देखने को मिलेगा वह आपका सी देखने को मिलेगा, यानी ए बी सी डी या ए बी डी सी आपका सही होगा। ठीक है, पहले 1 2 3 और ये आपका 4 हो जाएगा, इस प्रकार से आपका क्रम बना रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बड़ा दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको और भी जूम आउट कर लेता हूं। ठीक है, देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 31 मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मिलान करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अब ये किससे संबंधित है, ये लिस्ट 2 में आपका दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मशीन, क्रिएटिंग न्यू एंड इनोवेटिव इंटरप्राइज, और लिस्ट 2 में आपका देखिए इंटरप्रेन्योरशिप, सेफ्टी टू गर्ल्स चाइल्ड, सर्व शिक्षा अभियान, एर्गोनॉमिक्स। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है मिलान करके। तो मिलान करके हम जब यहाँ पे देखेंगे तो आपका पहले का दूसरे पर जाएगा, यानी कि सेफ्टी टू गर्ल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आपका सेफ्टी 2 पे है। ठीक है, यानी ए यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो बी जो होगा वो आपका सर्व शिक्षा अभियान पे होगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तो सी जो होगा वो आपका इस पर हो जाएगा फोर्थ पे, और डी जो होगा वो आपका पहले पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या मिलेगा, ए बी सी और आपका डी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा 31 का डी सही होगा हमारा। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं ताकि आपको और भी क्लियर दिखे। ठीक है, दिया है a sense of personal continuity of uniqueness from other people is called, यानी कि निजी सातत्य का भाव और अन्य लोगों से विशिष्ट होने को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, या फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट, या फिर सेल्फ स्टीम, या फिर सेल्फ रेटिंग। तो 32 का जो सही आंसर होगा वो आपका ए सही होगा, यानी आइडेंटिटी पहचान आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया हुआ है वह 32 है, उस 32 का हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी 33 आपका क्वेश्चन है। 33 में यहाँ पे क्या दिया हुआ इसे हम लोग देखेंगे। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग मैट्स एंड बास्केट वाज कॉल्ड।
काइनेटिंग, वेबिंग, ब्रेडिंग या फिर नॉटिंग। यानी कि 32 का हम देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि वस्त्र का प्राचीनतम रूप कौन सा है जिसकी चटाइयां और टोकरियां बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो सबसे जो प्राचीनतम रूप है वह हमें देखने को मिलता है किसमें, वेबिंग में, यानी आपका वीविंग सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ, इसे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा गया और किससे पूछा गया है आपका। हाउ कैन द यूज ऑफ एर्गोनॉमिक्स एट द वर्क प्लेस प्रूव मोर बेनिफिशियल। यानी एक कार्य स्थल पर श्रम दक्षता शास्त्र ये आपका है जो कि आपका किसमें आता है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, का उपयोग किस प्रकार अधिक लाभदायक साबित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन, वर्क प्लेस इंजरी, डिससेटिस्फैक्शन इन जॉब, एक्स्ट्रा टाइम इंगेजमेंट। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो आपका ए सही होगा, यानी प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन, यानी कि आरामदायक कार्य स्थिति प्रदान करना, यह आपका सही आंसर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 35 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछ रहा है इसे हम लोग देख लेते हैं। यहां बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक राइट्स। ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, किसे है आपका, पॉलिटी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। Until 2015, Saudi Arabian women did not have right to vote, यानी कि 2015 तक सऊदी अरब की जो महिलाएं थी उनको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता का मूल सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स, यानी कि आपका यहाँ पर सी जो होगा वह एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक विधि और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करती है। ऑप्शन नंबर डी, इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर, यानी कि चाइना में प्रति 5 वर्ष पे आपका चुनाव होता है। तो यहाँ पे पूछा गया चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। केवल ए सही है, ए बी दोनों सही है, सी ए सही है या फिर सभी आपके सही हैं। तो 35 का जो सही आंसर होगा वह डी से है, यानी कि आपका डी सही होगा, यानी कि सभी आपके जो यहाँ पे दिए गए हैं वह स्टेटमेंट वह बिल्कुल सही है, यानी कि सभी के सभी आपके इनमें सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ इसे हम लोग देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म ऑफ ईपीआईसी जो है वो आपका चुनाव में यूज होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा ये हमें बताना। तो सिंपल से हम किसी से भी पूछेंगे तो हमें बता देगा कि इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये आपका सही आंसर होगा। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपका सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 जो दिया हुआ है उसे हम लोग देखेंगे एक बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया हुआ है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग फेडरलिज्म, यानी कि यहां पूछ रहा है कि संघवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे दिया है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस। ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट don't have power to interpret the constitution and the powers of different level of government. Option number D, the federal system only accommodate regional diversity. तो 37 का अगर हम बात करते हैं जो हमारा सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी आपका courts don't have power to interpret the constitution and powers of different levels of government, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 जो दिया हुआ इसे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो कहां से पूछा गया, इसका लेवल क्या है। ठीक है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ इसके पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड ऑप्शन। ये देखिए आपका स्टेटमेंट का पूछा गया क्वेश्चन है, और जब बेसिकली यहाँ पे जो आपका सीयूटी के दौरान आपका क्वेश्चन कराया जा रहा है वो आपका स्टेटमेंट पे ज्यादा बेस्ड होता है। तो आप लोग स्टेटमेंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा एक बार। एवरीथिंग हैज इधर a price or a dignity. What has a price is such that something else can also be put in its place as its equivalent. By contrast, that which is elevated above all price and admit of no equivalence has a dignity. Immanuel Kant. यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है कि दिस व्यू रिप्रेजेंट मोरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट्स। पहले मैं आपका इसको हिंदी बताता हूँ। 38 का जो दिया हुआ उसका क्या मतलब होता है कि प्रत्येक की कीमत या गरिमा होती है, जिसकी कीमत है वह ऐसा है कि किसी अन्य को भी उसके स्थान पर समकक्ष रखा जा सकता है। इसके विपरीत जिसकी सबसे अधिक कीमत है और स्वीकार कहता है उसकी किसी भी समकक्ष का गरिमा होती है। यह आपका कहना है इमैनुअल कांट का।
अब यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा 38 का, वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि वी शुड रिस्पेक्ट पीपल नॉट बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस बट बिकॉज दे आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स, विच ऑफ द एबव ऑप्शन इज रिलेटेड विद द गिवन स्टेटमेंट ऑफ कांट। ये भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है कि अ पर्सन मे बी अंडरस्टूड पुअर और पावरलेस येट he remains a human being and deserve to be given dignity। ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है यहाँ पर कि every person has dignity and ought to be so treated by virtue of being human being। this view represents moral conception of rights। यानी कि इनमें से सभी जो ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, इसे हम लोग देखते हैं। देखिए दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और नॉट करेक्ट करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन जस्टिस। यानी कि समानुपातिक न्याय का अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया, यहां से ध्यान से देखिएगा, ऑल स्टूडेंट्स शुड गेट इक्वल मार्क्स इफ दे अपीयर इन सेम एग्जामिनेशन। यानी कि कहने का मतलब है कि सभी विद्यार्थियों को समान अंक मिलने चाहिए यदि वे उसी परीक्षा में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, रिवॉर्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डिफरेंट, यानी कि भिन्न प्रकार के कार्यों को भिन्न ढंग से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, रिवॉर्ड शुड बी डिसाइडेड बाय द फैक्टर्स लाइक एफर्ट्स रिक्वायर्ड, स्किल्स रिक्वायर्ड एंड पॉसिबल डेंजरस। ऑप्शन नंबर डी, for justice in society the principle of equal treatment needs to be balanced with the principle of proportionality। यानी कि यहां पर कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी का कि समाज में न्याय के लिए समान व्यवहार सिद्धांत का समानुपातिक के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा वो आपका ए सही होगा, यानी कि केवल और केवल ए आपका सही है कि ऑल स्टूडेंट्स शुड गेट इक्वल मार्क्स इफ दे अपीयर इन सेम एग्जामिनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ, इसे हम लोग देखेंगे। दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, फंडामेंटल राइट्स आर स्पेशली प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान द्वारा विशेष रूप से मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाना। ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। ऑप्शन नंबर डी, फंडामेंटल राइट्स कैन बी चेंज्ड बाय लेजिस्लेचर थ्रू ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का वो आपका डी सही होगा, यानी कि आपका फंडामेंटल राइट्स कैन बी चेंज्ड बाय लेजिस्लेचर थ्रू ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, यानी कि विधायिका द्वारा विधि निर्माण की समान प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 41। देखिए 41 क्या दिया हुआ है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव बिस्मार्क लेजिस्लेचर, यानी कि इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका नहीं है। द्विसदनी का मतलब होता है विधानसभा और आपका जो कहते हैं कि जो एमएलसी होते हैं उनको भी। ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक या फिर आपका उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर होगा आपका बी सही होगा, यानी वेस्ट बंगाल में आपका जो है वह क्या है, आपका द्विसदनी विधायिका नहीं है। ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल विधानसभा है, यहाँ पे जो आपका एमएलसी होते हैं उनकी कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं रखी गई है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42 यहाँ पे दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग यूएसएसआर। ठीक है, यानी यूएसएसआर के बारे में लिखित में से कौन सा कथन जो है आपका वह सत्य नहीं है। तो यहाँ पे हम 42 का डायरेक्ट आपको आंसर बताना चाहेंगे, यह आपका क्या हो जाएगा, डी सही होगा। क्यों, in Soviet political system economy was planned and controlled by monarch by USSR, यानी कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली में यूएसएसआर के जार राजा महाराजाओं द्वारा अर्थव्यवस्था नियोजित और नियंत्रित थी। ये आपका क्या है, वह कथन सही नहीं है और सभी जो कथन आपके वह सत्य हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 43। देखिए क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो आपका वह सत्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, अर्थात भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। क्या यह स्टेटमेंट आपका सही है या फिर गलत। ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज साइंड ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि भारतीय संविधान पर
26 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी की दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1952, यानी कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1952 को अंगीकार किया गया था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही है, क्योंकि ये देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, ये आपका सही है। साथ ही साथ आपका दिया यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, ये भी आपका सही है। इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे कि भारतीय संविधान जो आपका है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार भी किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कहने का मतलब है कि आपका इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, ऐसा कौन सा कथन जो आपका सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका यहाँ पर GWF हेगल डिस्टिंग्विश्ड सिविल सोसाइटी फ्रॉम द स्टेट। ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स बिलीव दैट सिविल सोसाइटी represents justice. Option number C Antonio Gramsci identified two levels of superstructure of capitalist society. Option number D according to Antonio Gramsci civil society embodies structure of legislation, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग को ऑप्शन दिया है इसमें से आपको क्या करना है कि जो आपका ऑप्शन दिया उसमें आपके स्टेटमेंट दिए हैं और इनमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सत्य है और कौन सा स्टेटमेंट जो आपका ट्रू नहीं है, ये आपको बताना है। तो ट्रू में अगर हम देखेंगे कि ट्रू नहीं है तो वह केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, क्योंकि और सभी की जो है आपको देखेंगे कि वह सत्य आपके प्रतीत हो रही है, ठीक है। चल अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, यानी फिर से यहाँ पे बोल दिया है कि ऐसा कौन सा पेयर है जो आपका असंगत है। असंगत मतलब आपका जो युग्म है वो आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की। ऑप्शन नंबर बी the Executive Society C.B. Macpherson. Option number C the elements of justice William Blackstone. Option number D on justice in society Morris Ginsburg। यानी इसमें से 45 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका वह सही होगा, ये आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बी और सी दोनों ही सही है, ठीक है। क्या है आपका बी और सी दोनों सही है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे बोल रहा है आप लोग से कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात कि भारतीय संविधान मसौदा समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य आपका नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑप्शन नंबर सी KM मुंशी। ऑप्शन नंबर सी सईद मोहम्मद सादुल्ला। ऑप्शन नंबर डी आपका बी पट्टाभी सितार मैया। तो 46 का जो आंसर होगा वो आपका डी से होगा कि बी पट्टाभी सितार मैया जो है वह भारतीय संविधान की मसौदा समिति के जो सदस्य में नहीं थे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। 47 यहाँ पे क्या बोल रहा है इसे हम लोग देखते हैं। देखिए दिया हुआ है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन अंडर कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज, यानी कि कोप डगलस उत्पादन प्रक्रिया प्रकार के अंतर्गत प्रतिस्थापन की लोच क्या है, 1 है, 2 है, 0 है या फिर आपका अपरिमित है। तो यहाँ पर 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल और केवल आपका 1 है, ठीक है। अब आते हैं 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पर कि इन जीरो सम गेम द गेन ऑफ 1 फायर लीड्स, यानी कि जीरो सम गेम में एक फॉर्म के लाभ से क्या होता है। यह भी जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है यह आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में अगर हम देखेंगे तो क्लास 12 का जो आपका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहां से क्वेश्चन की संख्या जो है बहुत ज्यादा पूछी गई, तो उस पर हम लोग को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो आपका 48 दिया, इसका मतलब जो है मैंने समझा दिया कि जीरो सम गेम में एक फर्म के लाभ में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए लॉस ऑफ द अदर फर्म, यानी अन्य फर्म की हानि। ऑप्शन नंबर बी गेन ऑफ द अदर फर्म, यानी कि अन्य फर्म की लाभ। ऑप्शन नंबर सी बोथ द फर्म गेन। ऑप्शन नंबर डी बोथ द फर्म्स लॉसेस। तो 48 का सही आंसर होगा आपका ए, यानी अन्य फर्म की आपकी हानि यहाँ पर होती है। अब पुनः हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49 पे, ठीक है। दिया है कि व्हेन एमपीसी इज 1 साइज ऑफ मल्टीप्लायर इज, यानी कि जब एमपीसी 1 हो तो उसका गुणांक का आकार क्या होगा। जब इसे हम फॉर्मूला के द्वारा देखेंगे तो इसका जो आपका कहते हैं गुणांक का आकार होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर अपरिमित हो जाएगा, यानी इनफिनिट आपका सही आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 50 दिया हुआ है, उसे हम लोग देख लेते हैं। दिया है कि इन लेविस अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर थ्योरी देयर इज अ कैपिटलिस्ट सरफेस।
ऑप्शन नंबर बी सप्लाई ऑफ लेबर बिकम्स इन इलास्टिक, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेशन ऑफ कैपिटलिस्ट डिमांड्स ऑन कैपिटलिस्ट सरप्लस, ऑप्शन नंबर डी देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हम कह सकते हैं कि जो आपके स्टेटमेंट दिया है ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी, ये सभी के सभी आपके सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, वह सही होगा, ठीक है। तो आज हम लोग अपने सेशन को यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। फिर अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तक के जितने क्वेश्चन रहेंगे और साथ कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, उसका लेवल क्या है, उसकी नेचर क्या है, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज अपने इस सेशन को हम यही पे एंड करते हैं और सभी का यहाँ पर आने के लिए थैंक यू सो मच।